अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग थोड़ा आज हम लोग एनपीओ करेंगे, और पहले एनपीओ के बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है, कहाँ कौन सा पॉइंट डील होगा वो हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनपीओ क्या है, देखो पहले ये रीड करने के पहले हम तुम लोग को बता दें कि एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कभी कभी इसे एनटीओ भी बोला जाता है, दैट इज नॉन ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, देखो नाम से हमें क्या लग रहा है, जो कि प्रॉफिट नहीं कमाती है ऐसा लग रहा है, लेकिन बात ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं कमाती। ये गलत बात है कि प्रॉफिट नहीं कमाती है, प्रॉफिट ऑब्वियसली कमाती है, लेकिन प्रॉफिट को यूज करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है। ठीक है, प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर मतलब उसको टिके रहना है। ठीक है, मतलब उसका अपना अगर एग्जिस्टेंस उसको रखना है तो उसे तो अर्निंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में चलाने के लिए लोग चाहिए। ठीक है, उन लोगों को पैसा भी पेमेंट करना पड़ता है, जो क्योंकि सारे लोग तो बिना पैसे के काम नहीं कर सकते को अपना अपना जो है लाइफ जीने के लिए पैसा तो जरूरत है ना, क्योंकि खाना पीना हर चीज के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो हेल्प करेगा। ठीक है, और मतलब लोगों को हेल्प करने के लिए बनाया जाएगा, पहला बात है। और बहुत ही कम प्राइस में, या फिर मतलब जिस पर्पस के लिए बना है, प्रॉफिट जो है उसी पर्पस में यूज होना चाहिए। ठीक है, जिस पर्पस के लिए बना है प्रॉफिट उसी पर्पस में यूज होना चाहिए। प्रॉफिट ऑब्वियसली होगा, लेकिन प्रॉफिट को ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, होली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। जैसे नॉर्मली कंपनी में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे प्रॉफिट कंपनी का क्या रूल्स होता है, पहले होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, वहां से इंटरेस्ट दिया जाता है, फिर वहां से टैक्स दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, फिर उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। इस तरह से पेमेंट होता है। और ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया मैंने। या फिर पार्टनरशिप में भी देखो, पहले पीएल बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्रॉफिट जो है वो पहले हम लोग आउटसाइडर को पेमेंट कर देते हैं। लाइक किसी को सैलरी देना है जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम करने के लिए आए, वो पार्टनर नहीं है। किसी को रेंट देना है, ठीक है, किसी को इंटरेस्ट देना है, कहीं से लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट देना है, प्रिंटिंग पोस्टेज का खर्चा है, ये सब खर्चा देने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट पार्टनर लोग अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, अपना पर्सनल प्रॉफिट हो जाता है वो, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो पार्टनरशिप हो। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट या फिर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहां पर ऐसा नहीं होता है। वहां पर भी प्रॉफिट कमाना है, बट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जिस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है उसी पर्पस में यूज किया जाता है। जैसे कि देखो, ये यहाँ पर जो दिया हुआ, अंटिल नाउ वी हैव सीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटीज हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने जितने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, जैसे कि यहाँ पर मतलब इस क्लास में फाइनल अकाउंट्स मैंने करवाया है, ये जो क्लास चल रहा है हम लोगों का, वहां पर फाइनल अकाउंट्स तुम लोगों ने क्या, अभी तक पार्टनरशिप नहीं करवाया मैंने तुम लोगों को, लेकिन फाइनल अकाउंट्स में अगर तुम लोग देखोगे कि पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो इंडिविजुअल का होता है। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट एस्टेब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सम सर्विस। एक्चुअली ये लोग प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बने हैं। तो फिर सर्विस प्रोवाइड करना है, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास मतलब अवेलेबिलिटी भी तो होना चाहिए, और उसके लिए तो पैसे का जरूरत होगा मुझे। अगर मान लो फ्री में किसी को हॉस्पिटल का सर्विस ही अगर मुझे देना है, तो उसके लिए भी तो मुझे इक्विपमेंट वगैरह, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास एक अर्निंग होना चाहिए। तो कैसे होता है, जैसे चैरिटी होता है ना, जैसे मान लो किसी ने, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे एरिया में एक पब्लिक हॉस्पिटल बने, अच्छा, जहां पर सब कोई अपना ट्रीटमेंट करवा सके, जिनके पास पैसा है नहीं है, ठीक है, नॉर्मली जिनके पास पैसा नहीं है उन लोगों के पर्पस में अगर हम लोग बना रहे हैं, तो उसका तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो कहाँ से आता है, डोनेशन वगैरह से आ सकता है। ठीक है, किसी ने डोनेट किया कि हाँ बनाओ, अच्छा चीज है। किसी ने किसी से हम लोग चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, एरिया वाइज की चंदा इकट्ठा करके हम लोगों ने कुछ पैसा जुगाड़ कर लिया, और उससे हम लोग हॉस्पिटल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है ये अर्निंग होता है एनपीओ का। ठीक है, जैसे बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस का अर्निंग क्या होता है, सेल कर देते हैं, जो हम लोग प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या फिर सर्विस सेल करना चाहते हैं तो सेल करके अर्निंग आता है। लेकिन यहाँ पर सेल करके अर्निंग नहीं आता, यहाँ पर अर्निंग कैसे आता है, ये देखो, डोनेशन से आ सकता है, या फिर किसी भी तरह का एंट्रांस फीस, जैसे कि क्लब लाइब्रेरी वगैरह बनता है तो वहां पर एंट्रांस फीस लगता है, तो एंट्रांस फीस से आता है। सब्सक्रिप्शन से हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ ग्रांट मिल गया, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट से मिले चाहे वो बड़े बड़े किसी
कंपनी वगैरह से मिले, हो सकता है किसी ने डोनेट किया, तो ये सब से हम लोग रेवेन्यू अपना जो है अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो, एक्चुअली ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनता है, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनता है, ठीक है। तो इन लोगों का ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता, इन लोगों के लिए प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं होता, इन लोगों के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज सरप्लस। सरप्लस का मतलब ये देखो, इन लोगों को डोनेशन मिल सकता है, एंट्रांस फीस, सब्सक्रिप्शन, ग्रांट, ये सब मिल सकता है, लेकिन इन लोगों का खर्चा भी तो है, ठीक है, खर्चा भी तो है। जो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह का है उस तरह का उसका खर्चा होगा, वो खर्चा पे करने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उसे ये लोग बोलते हैं सरप्लस, कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा। प्रॉफिट नहीं बोल सकते क्योंकि ये लोग बिजनेस करने के लिए नहीं बैठे हैं, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैठे हैं। दिस सर्विस आर जनरली गिवन टू मेंबर्स हु मेक सब्सक्रिप्शन टू अवेल देम। एक्चुअली ये जो सर्विस है ये उन लोगों को दिया जाएगा जो इन सर्विस को अवेल करने के लिए सब्सक्राइब कर रखे हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज, जैसे मैंने कहा एनटीओ। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो, जिम खाना यानी स्पोर्ट्स क्लब, एडुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो गवर्नमेंट एडुकेशनल इंस्टीट्यूट इतना खुला हुआ है, कल्चरल क्लब लाइक रोटरी क्लब या फिर लायंस क्लब, रिलीजियन इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उन लोगों के कैसे अकाउंट मेंटेन होंगे वो चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एनपीओ का मतलब ही ये होगा, ये अभी जो इतना सारा मैंने इंस्टीट्यूट बताया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बताया, ये लोग अपना अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करते हैं उसी के बारे में हमें पढ़ना है। दिस ऑर्गेनाइजेशन गेट देयर फंड्स इन द फॉर्म ऑफ, ये देखो इन लोगों को पैसा कहाँ से मिलता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, पैसे तो चाहिए। कंट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ, ये देखो, एंट्रांस फीस से मिल सकता है, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, मतलब एक ही बार मेंबर हो, मतलब मेंबरशिप लेने के लिए एक एट ए टाइम पेमेंट करना है, ठीक है, और ये मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए रहेगा तो इसे बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। एनुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, साल में कुछ सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा देना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ता है, डोनेशन से हो जाता है, ग्रांट से होता है, लीगेसी से होता है, ठीक है। द अकाउंटिंग लीगेसी मतलब क्या होता है ना, मतलब विल कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो घर पे क्या होता है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स का जो भी है वो पेरेंट्स को मिलता है, ठीक है, पेरेंट्स का जो भी है उसके बाद के जनरेशन को मिलता है। उसी तरह से लीगेसी मतलब अगर कोई अपना एक विल बना ले जहां पर वो लिख दे कि मेरे मरने के बाद ये पैसा इस जगह पे कंट्रीब्यूट कर दीजिएगा, दैट इज लीगेसी, ठीक है। तो ये टर्म्स से हमें मतलब पता होना चाहिए कि क्या टर्म है। जैसे एंट्रेंस फीस समझ में आता है तुम लोग को, लाइफ मेंबरशिप फीस, एनुअल सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट और ये लीगेसीज, ठीक है। द अकाउंटिंग ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलर प्रिंसिपल फॉलोड बाय द अदर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे करते वैसे ही हमें यहाँ पर करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो अलग यूज करना है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग पीएल जो बनाते हैं वहां पर टू नेट प्रॉफिट या बाई नेट लॉस निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर पीएल के जगह बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि बिल्कुल पीएल के तरह ही होगा, लेकिन यहाँ पर अगर प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट तो नहीं बोल सकते हो, अगर एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है कि जितना डोनेशन मिला उसके बाद जो भी खर्चा हुआ तो दैट इज सरप्लस। और अगर कम हो जाता है, मतलब अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचता है, लॉस दिख रहा है, तो लॉस मत बोलो, इसको बोलो डेफिसिट, ठीक है, इसको बोलना है डेफिसिट। हम लोग प्रॉफिट या लॉस वाला बात यूज कर नहीं सकते बिकॉज इट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब उसके बाद बोला है देखो, given the nature of this institution there are certain items of the revenue expenses that need special understanding so that accounting treatment could be direct correctly decided। वही जो मैंने कहा कि हमें टर्म्स पता होना चाहिए, नहीं तो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ टर्म्स यहाँ पर बहुत बार यूज होता है जो कि दिया हुआ है, ये देखो, ये लिस्ट दिया हुआ है, लेकिन इसका डिटेल्स एक बार बता देते हैं ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि किसका क्या ट्रीटमेंट करना है। मेन ये बात है, एंट्रेंस फीस तुम लोग को पता है, बट ये क्या होगा, तो यहाँ पर देखो, हम जो भी इनकम या एक्सपेंसेस आएगा उसे हम लोग दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं, आइदर कैपिटल नेचर का या फिर उससे रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। अब कैपिटल और रेवेन्यू में हम डिफरेंस बताते हैं, चाहे वो कैपिटल इनकम हो चाहे वो कैपिटल एक्सपेंस हो, और रेवेन्यू इनकम हो या फिर रेवेन्यू एक्सपेंस हो, ठीक है। कैपिटल और रेवेन्यू में मेन फर्क क्या होता है, रेवेन्यू मतलब जो डे टू डे बेसिस पे मिलेगा या फिर डे टू डे बेसिस पे पे करना है, मतलब अगर मिलेगा दैट इज इनकम, अगर पे करना है दैट इज एक्सपेंस। और कैपिटल मतलब जो साल में एक ही बार होगा, वन टाइम, एटलीस्ट 12 मंथ्स में एक ही बार होगा, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो, ठीक है। ये नॉर्मली फिक्स्ड एसेट वगैरह के लिए होगा, ये डे टू डे खर्चे के लिए होगा। अब हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सा क्या इनकम है और कौन सा क्या एक्सपेंस है, कैपिटल है या रेवेन्यू। जैसे कि देखो, अगर एंट्रांस फीस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है,
देखो, एंट्रेंस फीस नाम से पता चल रहा है, यानी हम लोग कहीं पर अगर एंट्री ले रहे हैं तो वो फीस हमें देना है, कहीं पर एडमिशन ले रहे हैं। देखो, दीज आर द रिसिप्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू मेंबर। जब कोई न्यू मेंबर कोई ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री कर रहा है तो उसे एंट्रेंस फीस देना पड़ेगा। एंड दस आर वन टाइम फीस। नॉर्मली ये वन टाइम होता है नॉर्मली, ठीक है। दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं देना है, डे टू डे नहीं देना है, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है नॉर्मली। If could be either capitalized as they are non-recurring or taken as revenue as per the rules of the institution। तो क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है तो इसे हम लोग कैपिटल इनकम बोलेंगे, क्योंकि ये एक ही बार मिलेगा, वन टाइम मिलेगा, तो इसे हम लोग नॉन रिकरिंग बोलेंगे, जो बार बार ऑकर नहीं होगा, नॉट री ऑकरिंग। लेकिन इसे हम लोग रेवेन्यू भी बोल सकते हैं अगर इंस्टीट्यूट का रूल्स बोल रहा है कि एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो, देयर इज अ व्यू दैट एडिशन ऑफ मेंबर इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी एंड दस एवरी ईयर द इंस्टीट्यूट विल गेट एंट्रेंस फीस, सो मे बी टेकन एज नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब अगर हमें ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो एंट्रेंस फीस है वो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट का जो रूल्स है वो हर बार क्या होता है, ऑनगोइंग बेसिस पे चलता है। देखो ये देखो, एडिशन ऑफ मेंबर, जितने बार मेंबर आते हैं, इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी एंड दस एवरी ईयर द इंस्टीट्यूट विल गेट एंट्रेंस फीस, सो इट मे बी टेकन एज नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट। तब हम लोग इसे नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट लेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें ये सारे चीज को एक जगह पे लिख लेना है। देखो कैसे लिखेंगे, क्या ट्रीटमेंट करना है इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो एंट्रांस फीस। तो इसका दो ट्रीटमेंट हो सकता है, एंट्रेंस फीस का दो ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है, दोनों ही हो सकता है, आइदर कैपिटल और रेवेन्यू, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है बाद में जाके। तो एंट्रेंस फीस, कैपिटल, रेवेन्यू, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिख के रखो, ठीक है, कंफ्यूजन फिर नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में अगर अगर बोलेगा कि कैपिटल है तो कैपिटल, क्वेश्चन में बोलेगा रेवेन्यू है तो रेवेन्यू। और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा, ठीक है, इफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल और रेवेन्यू, इफ question is silent, if question is silent then इसे कैपिटल मान सकते हो, ठीक है। और तुम लोग चाहो तो रेवेन्यू भी मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नोट देना पड़ेगा, ठीक है, नोट देना पड़ेगा कि क्या मान रहे हो, किस लिए हो रहा है। और देखो अगर एमसीक्यू रहेगा, वहां पर ऑप्शंस रहेगा, तो ऑप्शन के साथ तुम लोग को चलना पड़ेगा, थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक होगा, ऑप्शन के साथ चलना पड़ेगा। मतलब देखो, जैसे ही तुम लोग एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू दिखाओगे तो तुम लोग का इनकम जो है वो अलग दिखेगा पीएल में, और अगर इसको तुम लोग कैपिटलाइज दिखाओगे तो वो बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होगा, तो उससे क्या होगा ना, आंसर वेरी करेगा। तो वहां तुम लोग को देखना है कि क्या होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो करो, ये फॉलो करने से आई होप कि आंसर मैक्सिमम टाइम मैच कर जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया तो बच गए, अगर नहीं करता है तो उसे कैपिटल ट्रीट करना। अच्छा, उसके बाद देखो डोनेशन। डोनेशन क्या है, ये देखो, डोनेशन भी दो तरह का हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इफ डोनेशन आर रिसिव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस, अगर हम लोग किसी स्पेशल पर्पस में ले रहे हैं तो द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू ए फंड फ्रॉम विच द अमाउंट्स आर डिसबर्स्ड। मतलब जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, ठीक है, स्कूल के बिल्डिंग को बनाने के लिए डोनेशन दिया गया है, दैट इज स्पेशल पर्पस के लिए दिया गया है कि नहीं, ये डोनेशन को कहीं भी काम में मत लगाओ, स्कूल के बिल्डिंग को ही बनाओ, ठीक है। तो इस तरह के डोनेशन को हम लोग बोलेंगे कैपिटल। द फंड में भी, मतलब फंड बोलेंगे, द फंड में भी इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू फंड अकाउंट ओनली, स्मॉल डोनेशन अमाउंट which are not earmarked for any specific purpose may be treated as revenue receipt, ठीक है। तो डोनेशन का भी हम लोग नोट बनाते हैं। देखो डोनेशन, डोनेशन ये भी हो सकता है दो तरह का, कैपिटल और
रेवेन्यू। ठीक है, अगर कुछ ह्यूज अमाउंट का ना हो, लेकिन देखो क्वेश्चन पढ़ के तुम लोग समझ नहीं सकते। अब डोनेशन 50 रुपया का भी बोल सकता है क्वेश्चन में तो आज की डेट के साथ वो मॉनिटरी वैल्यूएशन के साथ नहीं रहेगा। तो वो क्वेश्चन जब तक नहीं बोलेगा तो हम लोग को चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हमें चलना है। लेकिन अगर हमें बोल दे कि डोनेशन को अगर स्पेसिफाई कर दे, इफ स्पेसिफाइड डोनेशन, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड दिया हुआ है, स्पेसिफाइड डोनेशन जैसे दिया हुआ है डोनेशन फॉर स्कूल, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, अगर स्पेसिफाइड डोनेशन दिया हुआ है देन ट्रीटेड एज देन ट्रीटेड एज कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि डोनेशन तो इनकम होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनपीओ, एनपीओ के लिए डोनेशन इनकम होगा, जैसे एंट्रांस फीस भी एनपीओ के लिए इनकम होगा। अगर डोनेशन के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है, दैट इज डोनेशन फॉर समथिंग, तो उसको हम लोग कैपिटल ट्रीट करेंगे। तब हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली ना बोल रहा है तो क्या हुआ, इनडायरेक्टली तो बोल ही रहा है। अगर स्पेसिफाइड डोनेशन है तो उसे हम लोगों को कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करना है। एंड एडेड टू कैपिटल फंड, एंड एडेड टू दैट कैपिटल फंड। दैट कैपिटल फंड मतलब जैसे मान लो स्कूल बिल्डिंग का एक फंड बना हुआ है। ठीक है, स्कूल बिल्डिंग फंड बोल के एक फंड बना हुआ है, तो अगर किसी ने स्कूल बिल्डिंग के लिए ही वो फंड दिया है तो हम लोग को उसे स्कूल बिल्डिंग फंड में ऐड कर देना है। और उसके साथ यहाँ पर कुछ और भी तुम लोग को मैंने यहाँ पढ़ के सुनाया कि इनकम फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देखो अगर कोई फंड मिलता है हमें, ठीक है, फंड जो मिल रहा है दैट इज डोनेशन, या फिर डोनेशन भी लिख सकते हो, इसको डोनेशन भी लिख सकते हैं। अगर कोई डोनेशन मिल रहा है, जरूरी नहीं है आज स्कूल फंड के लिए दिया गया तो आज ही हम बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिए। एक प्लानिंग होगा तभी ना बिल्डिंग बनना स्टार्ट होगा। इतना इजी थोड़ी है कि पैसा मिला बिल्डिंग बनाओ, नहीं, पैसा मिलने से काम थोड़ी ना होता है। लोगों को बुलाना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, कहाँ बनाना है बिल्डिंग, उस हिसाब से तो एक टाइम लगता है। तो डोनेशन मिलने के बाद हम लोग चाहे तो उस डोनेशन के पैसे को क्या कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट परचेज कर सकते हैं। डोनेशन का जो पैसा आया वहां से हम लोग परचेज कर सकेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्यों इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारा काम शुरू नहीं होता है, लाइक बिल्डिंग बनाने का, अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया है बिल्डिंग बनाने का, जब तक हमारा काम शुरू नहीं होगा तब तक पैसा पड़ा हुआ रहेगा। पैसा पड़े पड़े थोड़ी ना उसमें कोई इंक्रीमेंट आने वाला है, इंक्रीमेंट बिल्कुल नहीं आने वाला है उसमें। तो हमें क्या करना चाहिए, हम लोग उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। परचेज कर लिया इन्वेस्टमेंट, इससे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीप्ट, इंटरेस्ट रिसीप्ट, वो इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट मिलता जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा और फंड इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट मिलने से क्या होगा, फंड इंक्रीज होगा। ठीक है, सपोज किसी ने 50 लाख रुपए दिए थे, और 50 लाख रुपए एक साल बाद काम शुरू होने वाला है, अभी शुरू नहीं कर सकते, तो 50 लाख रख देंगे तो वो 50 लाख ही रहेगा। लेकिन उससे अगर हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, उससे इंटरेस्ट मिलेगा, हमारा फंड इंक्रीज होगा। और जब हम लोग उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम लोग सेल कर देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेल कर देंगे और उस पैसे से हमारा जो काम है, जिस पर्पस के लिए पैसा मिला था, उसमें इसे यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये पॉइंट यही बता रहा था। ये देखो, द फंड में बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, मतलब वही इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो किसी सिक्योरिटीज में। इनकम फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू द फंड, मैंने बोला ना फंड रेज करेगा। स्मॉल डोनेशन अमाउंट विच आर नॉट ईयर मार्क्ड, मतलब जो कान में सुन के ऐसा लग रहा है कि उतना खास कुछ अमाउंट नहीं है, तो उसे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट मान सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर मतलब सम्स जो करना है एग्जाम पर्पस में, उसमें हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है, देखो अगर बता देगा तो वेल एंड गुड, हम लोग उस तरह से ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अदरवाइज अगर डोनेशन स्पेसिफाइड है तो ऑब्वियसली उसे कैपिटल ट्रीट करो, नहीं तो रेवेन्यू। अगर कैपिटल ट्रीट नहीं कर पा रहे हो, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो रेवेन्यू, तो यहाँ पर लिख सकते हो अदरवाइज रेवेन्यू, अदरवाइज रेवेन्यू। अच्छा, नेक्स्ट देखो, डोनेशन के बाद लीगेसी। देखो लीगेसी, मेनी टाइम्स ट्रस्ट आर फॉर्म्ड इन द मेमोरी ऑफ सर्टेन पर्सन बाय देयर विल। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था ना, किसी का मान लो अच्छा खासा
मतलब इसके पास एसेट वगैरह है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो एक अपना विल बना ले। विल मतलब अपनी इच्छा से कि ये मेरा जो भी इतना सारा चीजें है ये किसको देना है, ठीक है। तो अगर किसी ट्रस्ट के नाम पे करते हैं कि जैसे ही मेरा डेथ होगा ये जो भी है ये आप ट्रस्ट में, इस ट्रस्ट में डाल दीजिएगा, तो वही मेनी टाइम्स ट्रस्ट आर फॉर्म्ड इन द मेमोरी ऑफ सर्टेन पर्सन बाय देयर विल। इन सच केसेस आफ्टर द डिमाइस ऑफ द पर्सन, जैसे ही डेथ हो जाता है द फंड पास ऑन टू द इंस्टीट्यूशन, तो उनके नाम पे क्या हुआ है तो उन इंस्टीट्यूशन पे चले जाना चाहिए। सच लीगेसी आर ऑफ कोर्स वन टाइम एंड देयरफॉर शुड बी टेकन टू द कैपिटल फंड। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लीगेसी ऑलवेज कैपिटल फंड होगा। यहाँ पर इसको भी पॉइंट आउट कर लो, लीगेसी ऑलवेज कैपिटल फंड होगा। लीगेसी कैपिटल फंड ऑलवेज होगा, ठीक है, ये नॉर्मली कैपिटल फंड ही होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि नहीं इसको रेवेन्यू ट्रीट करो तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये ऑलवेज कैपिटल फंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी का डेथ एक ही बार होगा, ठीक है, और उसके डेथ होने पे उसका जो विल बना हुआ है उसके हिसाब से उस ट्रस्ट को वो पैसा एक ही बार जाएगा, तो फिर लीगेसी तो रेवेन्यू हो ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ी ना कोई बार बार मरेगा, एक इंसान एक ही बार मरेगा और एक ही बार उसका जो भी मतलब एसेट वगैरह है वो उसके विल के हिसाब से स्पेसिफाइड ट्रस्ट में चला जाएगा। तो इसीलिए लीगेसी हमेशा कैपिटल फंड ही ट्रीट होगा। कैपिटल रिसिप्ट, एक्चुअली कैपिटल फंड या फिर कैपिटल रिसिप्ट लिखते हैं, ठीक है, ये ठीक रहेगा वर्ड। कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो इनकम हुआ उस ट्रस्ट का वो कैपिटल नेचर का है, मतलब एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। नेक्स्ट है एंडाउनमेंट। देखो एंडाउनमेंट क्या होता है, sometime donation are also in the form of endowment to be used as per instruction of the donor, these are to be treated as capital receipt। तो endowment fees, तो इसको लिखते हैं endowment। एंडाउनमेंट में कैपिटल रिसिप्ट होगा, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट होगा, या ये वन टाइप ऑफ डोनेशन है। एंडाउनमेंट वन टाइप ऑफ डोनेशन है, लेकिन मैं अभी देखो हम लोगों ने देखा कि डोनेशन हमारा दो तरह का हो सकता है, अगर स्पेसिफाइड है तो कैपिटल, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो रेवेन्यू। तो डोनेशन यहाँ पर देखो एंडाउनमेंट कब बोलेंगे, जब स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दिया है, डोनर ने अपना स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसी पर्पस में यूज करो, तो काइंड ऑफ इसीलिए कैपिटल नेचर हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर तुम लोग को पहले भी कहा कि डोनेशन अगर स्पेसिफाइड होगा तो कैपिटल यूज ट्रीटमेंट करो, और इसी स्पेसिफाइड डोनेशन का ही जो एक्चुअल नाम है दैट इज एंडाउनमेंट है। दिस इज द टर्म एंडाउनमेंट, ठीक है। एंडाउनमेंट मतलब है स्पेशल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन मतलब डोनर ने जैसे बोल दिया है उसी तरह से हमें यूज करना है। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, देखो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। दिस कुड बी टेकन एज कैपिटल, कुड बी, ठीक है, मतलब रेवेन्यू भी हो सकता है। एंड एवरी ईयर ए चेंज इज डेबिटेड बेस्ड ऑन सम लॉजिक, मतलब इसमें चेंजेस भी हो सकता है। इन अदर वर्ड्स व्हेन रिसीव्ड इट कुड बी ट्रीटेड एज डेफर्ड received in the balance sheet and every year a specific amount is credited to income and expenditure। अब देखो इसका क्या बोल रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, यहाँ पर हेडिंग करते हैं पहले, लाइफ मेंबरशिप फीस। नॉर्मली ये तो बोल रहा है कि कैपिटल रिसिप्ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर बोले, क्वेश्चन को फॉलो लेकिन करना पड़ेगा। ये देखो जैसे हम ये यहाँ पर तो लिखवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू तुम लोग का जो स्टडी मैट है, लेकिन अगर क्वेश्चन हमें बोले कि नहीं लाइफ मेंबरशिप फीस को रेवेन्यू ट्रीट करो तो फिर रेवेन्यू ट्रीट करना है, उसमें ये नहीं सोचना है कि हमें बुक में क्या बोला हुआ था या फिर मैंने क्या बोला था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमेशा ही जाना है, लेकिन एक जीस्ट जो हमें मिल रहा है लाइफ मेंबरशिप फीस में क्या होता है, देखो यहाँ पर एक कैपिटल रिसिप्ट होगा क्योंकि ये एक ही बार मिलेगा, इसीलिए तो लाइफ मेंबरशिप फीस है, ठीक है। और when received it could be treated as deferred receipt। अब इसे deferred receipt क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक लमसम अमाउंट होगा, ठीक है, लमसम अमाउंट होगा, पूरा का पूरा हम लोग डायरेक्ट पीएल में चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज इस डेफर्ड का मतलब क्या होता है, डेफर्ड रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट एंड डेफर्ड रिसिप्ट। डेफर्ड रिसिप्ट, डेफर्ड रिसिप्ट का मतलब होता है कि ऐसा ह्यूज अमाउंट जो हम लोग डायरेक्टली पीएल, यहां पर तो पीएल नहीं बनेगा, पीएल की जगह इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा, जहां पर हम लोग बाई लाइफ मेंबरशिप फीस बोल के पूरा का पूरा अमाउंट नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये लमसम अमाउंट होता है, क्योंकि लाइफ टाइम का मेंबरशिप फीस है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अमाउंट को, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने
सपोज 50 लाख दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस, हम एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट, ठीक है, 50 लाख दिया है, या फिर इसको ना 5 लाख कर लेते हैं, चलो 5 लाख दिया है, ठीक है, 5 लाख लाइफ मेंबरशिप फीस दिया है, लेकिन हम लोग इसे अपना रेवेन्यू इनकम नहीं दिखा सकते हैं एट ए टाइम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेफर्ड दिखाना पड़ेगा। डेफर्ड का मतलब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 10 से, ठीक है, तो 5 लाख को अगर हम लोग डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो 50,000 करके आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप फीस 10 साल तक इसे डेफर्डली राइट ऑफ करते जाएंगे। तो यहाँ पर जब 50,000 लिखेंगे तो बैलेंस शीट में उसे क्या लिखना पड़ेगा, 50,000, टोटल 5 लाख था, 5 लाख में से अगर 50,000 कम हो जाता है तो बचेगा 4,50,000, ठीक है। तो हम लोग इसे 4,50,000 दिखा सकते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस बोल के, तो इसे बोला जाता है डेफर्ड पेमेंट की तरह, ठीक है, मतलब डेफर्ड ट्रीटमेंट इसे ही बोला जाता है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यही बोला है, देखो, इट कुड बी ट्रीटेड एज डेफर्ड रिसिप्ट इन द बैलेंस शीट एंड एवरी ईयर ए स्पेसिफिक अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो स्पेसिफिक अमाउंट जैसे मैंने एग्जांपल में लिया 50,000, तो 50,000 हर बार यहाँ पर राइट ऑफ करते जाएंगे, तो यहाँ उस हिसाब से कम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 50,000 या 4 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर 50,000, तो यहाँ पर 3,50,000, इस तरह से चेंज होगा। तो ये लाइफ मेंबरशिप फीस का ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा। देयर आर एनुअल रिसिप्ट एंड आर टेकन फॉर एज रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। एनुअली ये अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट दिखा सकते हैं। नॉर्मली सब्सक्रिप्शन कभी भी कैपिटल नहीं ट्रीट होता, ये ऑलवेज रेवेन्यू ट्रीट होता है, ठीक है। दिस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू ऑन एक्रूअल कंसेप्ट। तो सब्सक्रिप्शन हमेशा रेवेन्यू होगा। सब्सक्रिप्शन हमेशा रेवेन्यू होगा, ये हमेशा रेवेन्यू ट्रीट करो। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने कहा कि इन लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होगा, इन जैसे हम लोग पीएल बनाते हैं उसकी जगह तो इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा, ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैश बुक के तरह होता है, ठीक है। यहाँ पर दो अकाउंट बनेगा एनपीओ में, देखो मेनली दो चीज बनेगा, एक तो बनेगा हमारा एनपीओ का, जब ट्रीटमेंट करेंगे तो वहां पर क्या क्या हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट, एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट, बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये तो रहा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम, लेकिन क्वेश्चन हम लोगों को कैसे आएगा, हम लोग को बोलेगा या तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट बनाओ, या तो इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाओ। मैक्सिमम टाइम बोला जाता है कि इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाओ, ये भी बोलता है रिसिप्ट पेमेंट भी बनाओ, ऐसा नहीं कि नहीं बोलता है। तो कोई भी एक दिया हुआ रहेगा अकाउंट हमें, आइदर इनकम एक्सपेंडिचर या फिर रिसिप्ट पेमेंट, और हमें बोलेगा बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ या बैलेंस शीट और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाओ, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। एंड रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, देखो, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश बुक। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैसे होगा, देखो, रिसिप्ट पेमेंट और यहां पर लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों का डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक के तरह होता है। कैश बुक अगर तुम लोग को याद है, कैश बुक में क्या होता है, पहले एक ओपनिंग कैश बैलेंस रहता है, एक रिसिप्ट। ये देखो कैश बुक कैसे होता है, ऐसे लेजर फॉर्मेट में ही होता है। यहाँ पर दिया हुआ रहता है टू बैलेंस बीडी या फिर ओपनिंग कैश अगर कुछ है तो ये रिसिप्ट साइड होता है, ये पेमेंट साइड होता है। तो टू सेल्स हो सकता है, सेल करके कैश मिला, ठीक है, या फिर मतलब हम नॉर्मल बता रहे, एनपीओ का नहीं बता रहे, ठीक है। एनपीओ में तो सेल वगैरह होगा नहीं। सेल हो सकता है अगर मान लो ओल्ड न्यूज़पेपर सेल कर दिया, ये सब हो सकता है। मान लो कोई लाइब्रेरी है, ओल्ड बुक सेल कर दिया, तो ये सब हो सकता है। तो सेल्स हो सकता है, कुछ डोनेशन लिख देते, ठीक है, रिलेटेड लिख देते, डोनेशन हो जाएगा, एंट्रांस फीस हो जाएगा। तो कैश बुक का क्या फंडा था, कैश बुक में जो भी मेरा पेमेंट आ रहा है, मेरे पास जो भी पैसा आ रहा है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, सारा लिखते थे। एक बार याद करो 11 में जब कैश बुक किए थे, तो कैश बुक में हम लोग क्या सोचते थे कि कैश आ रहा है तो एंट्री करेंगे, कैश जा रहा है तो एंट्री करेंगे, चाहे हम लोग फर्नीचर खरीदे चाहे सैलरी पेमेंट करें, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट हो, करंट एसेट हो, सब चीज यहाँ पर आ जाता है।
तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जस्ट लाइक कैश बुक होगा, जहां पर हम लोग अपना सारा मतलब अर्निंग और एक्सपेंसेस दिखाएंगे। कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा तो इसमें ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होगा, कैश बुक की तरह होगा। इनकम एक्सपेंडिचर बार बार अभी हम लोग बोल ही रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होगा, यहाँ पर वही सारा चीज डिटेल्स में बोला है। इट इज सिमिलर टू कैश बुक, एंट्रीज आर मेड ऑन कैश बेसिस एंड आइटम्स प्रिपेयरिंग टू प्रीवियस ईयर और करंट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर आर आल्सो रिकॉर्डेड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखो कैश बुक में क्या होता है, कैश पेमेंट हो या कैश रिसिप्ट हो ये हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। ये हम लोग को देखने का जरूरत नहीं होता है कि ये कौन से ईयर का है। मान लो प्रीवियस ईयर का हमें डोनेशन मिला, या फिर प्रीवियस ईयर का मान लो मैंने फर्नीचर बेचा था, एक पुराना फर्नीचर हो गया था जो हम लोगों ने बेच दिया, बेचने का जो पेमेंट है वो इस साल मिला, तो भी हम लोग लिखेंगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह जो इनकम एक्सपेंडिचर बनता है वो ऐसा नहीं होता है, वो ड्यूरिंग द ईयर का बनता है, वो कभी भी पूरे कभी किसी भी टाइम का नहीं बनेगा, ठीक है। पास्ट, फ्यूचर और करंट ऐसे नहीं बनेगा। लेकिन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पर पास्ट का डेटा भी रिकॉर्ड हो जाता है, फ्यूचर का भी रिकॉर्ड हो जाता है, और जो करंट ईयर का है वो भी रिकॉर्ड होता है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज करंट ईयर का डेटा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किस नेचर से होता है, यहाँ पर रिसिप्ट होने से डेबिट करेंगे, रिसिप्ट होने से डेबिट करेंगे। सोचो कि हमें डोनेशन मिला तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। जैसे ही हम लोग को डोनेशन मिला एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, तो रिसिप्ट होगा तो डेबिट करो। और पेमेंट, जैसे सैलरी पे कर दिए तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का ट्रीटमेंट कैसे होगा, अगर इनकम हुआ, अगर इनकम हुआ तो क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि पीएल की तरह है ना, और अगर एक्सपेंस हुआ तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे तुम लोग देख सकते हो पीएल में तुम लोग क्या लिखते हो, सैलरी को टू साइड लिखते हो, तो पीएल डेबिट टू सैलरी एक्सपेंस, ठीक है। तो इस नेचर में ये बनेगा। तो उस हिसाब से ये बन गया एक रियल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर देखो व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट की तरह हो रहा है, तो ये एक रियल अकाउंट बन गया, जबकि ये बन रहा है एक नॉमिनल अकाउंट। ये देखो ये बन गया एक नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, नेक्स्ट क्या डिफरेंस है दोनों में देखो। अच्छा, यहां पर दोनों तरह का हम लोग खर्चा और इनकम लिख सकते हैं, कैपिटल प्लस रेवेन्यू, ठीक है। कैपिटल प्लस रेवेन्यू, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो, कैपिटल प्लस रेवेन्यू बोथ रिकॉर्डेड, ठीक है। दोनों ही रिकॉर्ड हो जाएगा, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो, ठीक है। और यहाँ पर ओनली रेवेन्यू नेचर का ही रिकॉर्ड होगा, ओनली रेवेन्यू आइटम्स रिकॉर्डेड। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग क्या होगा, स्टार्टिंग विथ जैसे कि मैंने कहा ओपनिंग कैश बैलेंस से स्टार्ट हो सकता है अगर बचा है तो कुछ ओपनिंग, स्टार्टिंग विथ ओपनिंग कैश एंड एंड विथ क्लोजिंग कैश। और इसमें क्या होगा, इसका कोई भी स्टार्टिंग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं मिल सकता है हमें। और यहाँ पर क्या होगा, फाइनल बैलेंस जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड बैलेंस को हम लोग बोल सकते हैं आइदर सरप्लस, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद जो आएगा उसे या तो सरप्लस बोलेंगे या तो डेफिसिट बोलेंगे। अगर पैसा बच जाता है एक्स्ट्रा देन सरप्लस, और अगर पैसा नहीं बचता है तो वो ही डेफिसिट हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर वो फ्यूचर जो मैंने कहा फ्यूचर और सारे डेटा रिकॉर्ड होते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं होते, वो वाला चीज लिखना पड़ेगा। रुको, यहाँ पर लिखेंगे प्रीवियस ईयर, प्रीवियस प्लस फ्यूचर पीरियड डेटा रिकॉर्डेड, पीरियड डेटा रिकॉर्डेड विथ करेंट ईयर डेटा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक्रूअल बेसिस पे होता है, ठीक है। एक्रूअल बेसिस पे होता है, सॉरी, एक्रूअल बेसिस।
एक्रूअल बेसिस मतलब तुम लोग को पता है दो बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस मतलब अगर पेमेंट मिलेगा या फिर पेमेंट दे रहे हैं तभी एंट्री होगा, जो कि कैश बुक फॉलो करता है। लेकिन एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, अगर हमारा इनकम या एक्सपेंस ड्यू हुआ है तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे तुम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है तो ऐड कर देते हो, दैट इज द एक्रूअल कंसेप्ट। मतलब मैंने किसी से काम करवाया, उसका सैलरी ड्यू हो गया, मैंने पेमेंट नहीं किया, वो मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे रिकॉर्ड पूरा ही करना पड़ेगा। सिर्फ जितना पेमेंट किया उतना रिकॉर्ड करने से नहीं चलेगा, जितना मुझे पेमेंट करना है, कितना किए उससे कोई मायने नहीं रखता है। इस साल जितना करना है या फिर इस मंथली बेसिस अगर एक बार सोचो तो इस मंथ में, जैसे मान लो किसी को मुझे 10,000 सैलरी पे करना है इस मंथ का, ये मई महीना चल रहा है, लेकिन मैंने 8,000 किया है। बेसिस पे अकाउंटिंग करना है तो इसका मतलब है मुझे वो 10,000 ही दिखाना पड़ेगा और 2,000 आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा। इसको बोला जाता है एक्रूअल बेसिस, जिस बेसिस पे हम लोग पीएल बनाते हैं। ठीक है, तो एक्रूअल बेसिस पे ये रिकॉर्ड होगा, एक्रूअल बेसिस रिकॉर्डिंग। एंड रिलेटेड टू करेंट ईयर ओनली, रिलेटेड टू करेंट ईयर ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर का डेटा यहाँ पर रहेगा। अच्छा, और एक पॉइंट देखो यहाँ पर, क्या रिसिप्ट पेमेंट के साथ इनकम एक्सपेंडिचर का क्या डिफरेंस है। ये कितना नंबर पॉइंट था, 6, 7। अच्छा, इससे इट हेल्प्स टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर। देखो, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का डेटा नहीं होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बना सकते, सिंपल सा बात है। क्यों? रिसिप्ट पेमेंट से मुझे पता चलेगा कि मेरे पास किस तरह का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, तो उसी बेसिस पे हम अपना कैश इनफ्लो आउटफ्लो बेसिस पे हम अपना इनकम और खर्चा दिखा सकते हैं। इसीलिए ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हेल्प करता है हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस चीज पे हेल्प करेगा, इनकम एक्सपेंडिचर हेल्प करता है बैलेंस शीट बनाने के लिए, help to prepare balance sheet। ये एक डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस होगा नोशनल लॉस। बताते हैं क्या होता है नोशनल लॉस और नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड। ये हम लोग को पता ही है कि कैश बुक में क्या कभी हम लोग नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस बट नॉन कैश एक्सपेंस, और जब तक कैश ट्रीटमेंट नहीं होगा तो कैश बुक में नहीं जाएगा। और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश बुक, तो यहाँ पर आने वाला है नहीं। और नोशनल लॉस क्या होता है, लाइक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, ये नोशनल लॉस है, मतलब हो सकता है, नॉट कंफर्म। ठीक है, तो अगर लॉस हुआ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर लिख नहीं सकते। ठीक है, लॉस होगा भी तो उसके लिए तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है, तो बैड डेप्ट भी नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट भी नहीं आएगा, बैड डेप्ट भी नहीं आएगा। समझ रहे हो बात? प्रोविजन करने का मतलब है कि लॉस हो सकता है, लेकिन अगर बैड डेप्ट भी होता है तो वो तो किसी को पेमेंट नहीं कर रहा है, ये वन टाइप ऑफ लॉस है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो नोशनल लॉस वगैरह यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन यही सारा चीज यहाँ पर आएगा। तो इसको कैसे लिखे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट कंसिडर, ऐसे लिखते हैं, इट कंसिडर ऑल सच एक्सपेंसेस, मतलब ये सब। ठीक है, ऑल सच एक्सपेंसेस मैचिंग अगेंस्ट रेवेन्यू। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट जो होता है उस हिसाब से हम लोग रेवेन्यू के साथ मैच करके इसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग पीएल में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, बैड डेप्ट, डेप्रिसिएशन, ये सारे चीजों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इतना हमें पता होगा तो कंसेप्ट हमारा बिल्डअप हो जाएगा। और यही चीज यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर डिटेल्स में लिख दिया है। ये देखो,
फॉर्मेट देखो, रिसिप्ट स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस, ऑल रिसिप्ट कैपिटल और रेवेन्यू जो भी हो मे बी रिलेटेड टू एनी पीरियड प्रीवियस करेंट और सब्सिक्वेंट, ये एकदम एक फॉर्मेट की तरह दे दिया। ऑल पेमेंट इधर लिखा जाएगा, कैपिटल हो या रेवेन्यू मे बी ट्रीटेड रिलेटेड टू एनी पीरियड, चाहे वो प्रीवियस हो, करेंट हो या फिर सब्सिक्वेंट, मतलब उसके बाद का, एंड विथ क्लोजिंग बैलेंस। तो ये जो भी मैंने कहा उसका यहाँ पर फॉर्मेट बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर का बताया, ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करेंट पीरियड और ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट रिलेटेड टू करेंट पीरियड, ठीक है। इधर आएगा तो सरप्लस, इधर आ रहा है तो डेफिसिट। और यहाँ पर जो मतलब डिफरेंस है मैंने बताया, यहाँ पर और भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर तुम लोग का डिफरेंस आ जाता है तो तुम लोग इस तरह से अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, उसको सेंटेंस बना के लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर दो फंड के बारे में बताया है, देखो, एक कैपिटल फंड और एक स्पेशल फंड। स्पेशल फंड मतलब वही स्पेसिफिक, अगर किसी फंड का नाम दे दिया है तो उसे हम लोग बोलेंगे स्पेशल फंड। जैसे कि मैंने बोला था कि इस फंड से बिल्डिंग बनाओ, इस फंड से लाइब्रेरी बनाओ, तो अगर जो डोनर है जो दे रहा है वो अगर हमें स्पेसिफाई कर देता है तो हमें उस फंड को उसी पर्पज पे यूज करना है, दैट इज स्पेशल फंड। इट मे बी क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेशल डोनेशन। ये देखो, स्पेशल डोनेशन मतलब ऐसा नहीं है कि चलो 50,000 दे दिया आप अपने काम पे लगाओ, नहीं, आपको इस 50,000 से लाइब्रेरी के लिए बुक ही खरीदना है, दैट इज स्पेशल डोनेशन। और सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। और आउट ऑफ पोर्शन ऑफ द सरप्लस, फॉर एग्जांपल ए क्लब may have a building fund, it may be used for meeting some specific expenses or for acquiring an asset. If any income is derived out of investment made against this fund, or it may be profit or loss, accrues sorry हाँ occur due to sale of such investment, such income or profit or loss is transferred to fund। मतलब देखो, ये फिर से बताया मैंने, ये तुम लोग को पहले भी बताया कि स्पेशल फंड को हम लोग अगर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे हमारा अर्निंग होगा और उसको बेचने के बाद हमारा प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, तो वो हम लोग फंड के पैसा के साथ ही ऐड कर देंगे। और सिर्फ कैपिटल फंड का मतलब होता है, इसका कैपिटल फंड का और भी नाम होता है, देखो, जनरल फंड या एक्यूमुलेटेड फंड। अगर तुम लोग को ये वर्ड मिल जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्या होता है, जैसे बिजनेस में कैपिटल होता है उसी तरह से एनपीओ का भी तो कैपिटल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को तो चलाना है, कैपिटल तो चाहिए, लेकिन इन लोगों के पीछे ये फंड बात लग जाता है, कैपिटल फंड होता है। इट इज एक्चुअली द कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न, इट मे बी फाउंड आउट एज द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी, ठीक है। मेरे पास जितना एसेट है, एनपीओ में जितना एसेट है और जितना लाइबिलिटी है, एसेट से लाइबिलिटी माइनस करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग सरप्लस या फिर डेफिसिट का एडजस्टमेंट करते हैं, जस्ट लाइक कैपिटल में जैसे हम लोग नेट प्रॉफिट को ऐड या नेट लॉस को लेस करते हैं, उसी तरह से कैपिटल फंड में हम लोग सरप्लस होगा तो ऐड और डेफिसिट होगा किसी भी पीरियड का तो उसे लेस करेंगे। ए पोर्शन ऑफ कैपिटलाइज्ड इनकम लाइक डोनेशन में बी एडेड विद इट। अगर डोनेशन मेरा कैपिटलाइज्ड है तो ये कैपिटल फंड में ऐड हो सकता है, क्योंकि एनपीओ का जो कैपिटल है वो कैसे रेज हो सकता है, वो इस तरह के अर्निंग से ही रेज हो सकता है, चाहे वो एंट्रांस फीस हो, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस हो, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो एक एंट्री बताया, कैसे एंट्री क्या ट्रीटमेंट है। इफ द स्पेशल फंड इज यूज टू मीट एन एक्सपेंस, अगर स्पेशल फंड को हम लोग किसी एक्सपेंस पे करने के लिए यूज कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा। स्पेशल फंड जो है, फंड हमेशा लाइबिलिटी होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो फंड डेबिट हो जाएगा, फंड कम हो रहा है टू बैंक, हम लोगों ने वो एक्सपेंस पे किया। द बैलेंस ऑफ द फंड इज सोन एज लाइबिलिटी, बाकी जो बैलेंस बच रहा है वो लाइबिलिटी साइड में दिखेगा बैलेंस शीट के। इफ द बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड द एंट्री विल बी, अच्छा, ये जो बैलेंस बचा स्पेशल फंड का, अगर वो कैपिटल में हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कैपिटल फंड बढ़ेगा, तो टू कैपिटल फंड, और डेबिट क्या होगा, स्पेशल फंड, यानी स्पेशल फंड जो है वो हम लोग कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं, स्पेशल फंड अकाउंट को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो इस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। और उसके बाद दिया हुआ है एसेट टू बैंक, इफ स्पेशल फंड इज यूज्ड टू परचेज एन एसेट, अगर हम लोग स्पेशल फंड को एसेट परचेज करने के काम में लगा रहे हैं तो एसेट आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और स्पेशल फंड उसके बाद अगर ट्रांसफर करेंगे कैपिटल फंड में तो फिर स्पेशल फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा।
स्पेशल फंड अकाउंट डेबिट तो कैपिटल फंड हो जाएगा जब स्पेशल फंड को हम लोग क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर डोनेशन के बारे में फिर से वही एक ही चीज बता के रखा है, ठीक है। डोनेशन हमें किस तरह से ट्रीट करना है ये फिर से एक बार देख लो। डोनेशन पर्टिकुलर पर्पस के लिए होगा तो वो स्पेशल फंड, अगर डोनेशन का नाम बता देगा जैसे डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग तो ये बिल्डिंग फंड में जाएगा। फॉर डोनेशन रिसिप्ट बाय लॉ ऑफ रूल्स ऑफ द कंसर्न शुड बी फॉलोड, या फिर मतलब फॉर अदर डोनेशन, अगर जो स्पेशल डोनेशन नहीं है उसके लिए जो रूल्स है वो फॉलो करना है ऑर्गेनाइजेशन का। इफ देयर इज सच रूल्स डोनेशन रिसिप्ट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड, अगर नॉन रिकरिंग नेचर का है तो कैपिटल फंड में दो। ये सब मैंने बता दिया है पहले, ठीक है। लीगेसी में भी वैसे ही होगा। और एंट्रांस फीस को कैसे ट्रीट करना है, अच्छा एंट्रांस फीस को एडमिशन फीस जो है सेम ट्रीटमेंट होगा दोनों का। अब हम लोग चलो कुछ क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब थ्योरी तो मैंने क्लियर कर दिया कि किस तरह से करना है। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, देखो इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन पहले हमें सबसे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसमें हम एक फॉर्मेट बना देते हैं, ठीक है। फॉर्मेट से गलत नहीं होता है, बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो तुम लोग ये फॉर्मेट को नोट डाउन कर लो। तो सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट कैसे बनेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। ये वर्किंग नोट की तरह काम आ जाएगा। छोटा छोटा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा बहुत कम आता है, हाँ एमसीक्यू में आ सकता है। देखो सब्सक्रिप्शन क्योंकि अर्निंग है, सब्सक्रिप्शन अर्निंग है कोई भी एनपीओ का, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अगर सब्सक्रिप्शन अर्निंग है तो मेरा एंट्री क्या होगा, अगर अर्निंग मेरा बाकी है तो टू बैलेंस बीडी, ये मेरे लिए एसेट होगा, इसको लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, नहीं ओपनिंग इसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐसे लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर प्रीवियस ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन हमें मिलना चाहिए था जो अभी तक नहीं मिला तो उसे हम लोग नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करेंगे, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने एडवांस ले रखा है, ऐसे भी हो सकता है किसी अकाउंटिंग ईयर में हमारा बाकी है पेमेंट किसी से मिलना, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है तो वो लाइबिलिटी होगा। तो हमें पता है एसेट डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होता है, तो बाई बैलेंस बीडी। ये हो गया एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। लेकिन दोनों ही अगर तुम लोग देखो तो ये प्रीवियस ईयर का है, तभी तो यहाँ पर टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस बीडी किया हुआ है, ठीक है। अब सिमिलरली हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है कि क्लोजिंग ईयर में भी कुछ लोगों ने बाकी रख दिया हो सकता है, तो ओपनिंग ईयर का बाकी अगर इधर है तो क्लोजिंग ईयर का बाकी इधर जाएगा, ये इसके साथ रिलेट होगा, ठीक है। बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग हो सकता है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये ओपनिंग होगा तो डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड क्लोज होगा, तभी तो जाके वो डेबिट साइड नेक्स्ट ईयर ओपन होगा। और सिमिलरली अगर एडवांस मेरा प्रीवियस ईयर का है तो करेंट ईयर का भी हो सकता है, टू बैलेंस सीडी, इसे हम लोग लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन ये क्लोजिंग का है, ठीक है, ये क्लोजिंग का है। ये ओपनिंग, यहाँ पर ओपनिंग, यहाँ पर लिख दो क्लोजिंग और क्लोजिंग। ये तो हमारा जो है एडवांस, और मैंने इसमें क्या ट्रीटमेंट दिखाया तुम लोग को, देखो एडवांस का ट्रीटमेंट दिखाया ओपनिंग क्लोजिंग और आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट दिखाया ओपनिंग क्लोजिंग। अब अगर हमें सब्सक्रिप्शन से पैसा मिलता है तो एंट्री क्या होगा, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई बैंक, ठीक है। बाई बैंक बोल के हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो रिसिप्ट होगा वो कौन कौन से ईयर का हो सकता है, प्रीवियस ईयर का पैसा मिल सकता है जो बाकी था, ये जो बाकी था वो यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। करेंट ईयर का पैसा मिल सकता है, और हमें फ्यूचर ईयर यानी एडवांस पैसा भी मिल सकता है, एडवांस पैसा भी मिल सकता है। तो यही वाला एडवांस यहाँ पर आ जाता है, अगर हमें एडवांस मिला है तो यही वाला एडवांस यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये तो इस ईयर को रिलेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर का जो पैसा मिल रहा है वो प्रीवियसली बाकी था तभी मिल रहा है, ठीक है। और करेंट ईयर का जो पैसा हमें मिल रहा है वो प्रीवियस ईयर किसी ने अगर एडवांस कर रखा है तो उससे एडजस्ट होके मिलेगा। और यहाँ पर हमारा जो बैलेंस आ जाएगा ये चला जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल के, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये जो अमाउंट आएगा कि ड्यूरिंग द ईयर कितना है,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कितना है ये पता करने के लिए ये ऐसे ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग जो मैंने बनाया यहाँ पर, ये तुम लोग कर लो। इससे क्या होगा, तुम लोग सारा क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक सम्स करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। On 31st December 2012, a club had subscription in area of 16,000। तो पहले इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखो। On 31st of December 2012 बोला था, ठीक है। ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2012 एक क्लब हैड ए सब्सक्रिप्शन इन एरियर, यानी आउटस्टैंडिंग है 16,000, आउटस्टैंडिंग 16,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हम और नहीं लिख रहे क्योंकि सब्सक्रिप्शन का ही डेटा है। एंड एडवांस 4,000, यहाँ पर लिखते हैं एडवांस कितना है, 4,000 है, ठीक है। एडवांस 4,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2013। तो ये ईयर एंड हो रहा है 31st ऑफ दिसंबर 2013, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला है, द क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 2,08,000। तो रिसीव्ड 2,08,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ठीक है। ऑफ विच 10,400 वॉज रिलेटेड टू 2014। अब इसमें से 10,400 जो है वो 2014 का है। तो ये क्या है, ये आउटस्टैंडिंग है या एडवांस है या ड्यूरिंग द ईयर है, बताओ। 2,08,000 ड्यूरिंग द ईयर मिला, मतलब 2013 का डेटा दिया हुआ है, लेकिन एडवांस है, ठीक है। ये एडवांस है क्योंकि हम लोगों को तो डेटा 2013 का प्रिपेयर करना है ना। 31st दिसंबर 12 मतलब 1st ऑफ जन 2013, एक ही तो बात है। तो ये 2013 साल है, जबकि मुझे 2014 का पेमेंट अभी मिल गया है। ऑन 31st दिसंबर 2012 देयर वेयर 4 मेंबर्स। ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2012, ठीक है, यहाँ पर देयर वेयर 4 मेंबर्स हु हैड नॉट पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2013, ठीक है, जिन्होंने 2013 का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया था। एट द रेट ऑफ 1600 पर पर्सन, राइट अप सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर 2013। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी एक एरियर तो बताया ही है 16,000। ये देखो, ऑन 31st दिसंबर 2012 एक क्लब हैड सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 16,000। और फिर से यहाँ पर बता रहा है 31st दिसंबर 2012 को 4 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन बाकी रखा है, 4 एट द रेट ऑफ 1600 आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये कितना होता है, 1600 इंटू 4 करके देखना पड़ेगा, 6,400। ये भी एरियर बता रहा है, ठीक है। 6,400 ये एरियर बता रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये क्वेश्चन को ठीक कर लो, ठीक है। जिन लोग के पास ये बुक है वो लोग ठीक कर लो। दिस इज नॉट 2012, दिस इज 2013 होगा, ये गलत दिया हुआ है, इसको ठीक कर लो, ठीक है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि क्या हुआ क्वेश्चन में, ये गलत था, मैंने प्रीवियसली भी इसे ठीक किया था, मुझे ध्यान नहीं रहा। इसको ठीक कर दो, ये 2013 होगा। दो बार थोड़ी ना ये एक ही चीज बोलेगा, 2013 हो रहा है। देखो, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी मेरा कितना बाकी था वो बताया है, ठीक है। और 2013 में 4 लोगों ने आउटस्टैंडिंग रखा है, वो ईयर गलत दिया हुआ है, उसको सही कर लो। आउटस्टैंडिंग 4 मेंबर एट द रेट ऑफ 1600, दैट इज 6,400। और हम लोग को बोला गया है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है 2013 का। अब देखो कैसे प्रिपेयर करेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं 2013। तो सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ पुट करना चाहिए। अब तुम लोग मुझे बताओ कि क्या क्या ट्रीटमेंट करें। जैसे कि पहले यहाँ से चलते हैं, बताओ ये आउटस्टैंडिंग 16,000 इसको किधर लिखें। तुम लोग के पास स्ट्रक्चर तो होगा ही, तुम लोगों को बोला मैंने बनाने के लिए, बताओ क्या होगा। टू साइड, ये एसेट है, ठीक है, ये एसेट है, तो ये टू साइड जाएगा। टू बैलेंस बीडी कितना हो गया, 16,000। अब ये एडवांस किधर जाएगा, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। ये लाइबिलिटी है क्योंकि मेरा टाइम नहीं हुआ था, उसके पहले ही मैंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, तो 4,000 एडवांस। तो ये दोनों हो गया ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने 2,08,000 रिसिप्ट किया है, तो इसका एंट्री क्या होगा, चंदा मिलने का एंट्री क्या होगा, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट का एंट्री अभी मैंने बताया था, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट
हाँ एंट्री क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा, एंट्री क्या होगा, पैसा मिलने का एंट्री क्या होता है, बैंक। हाँ बैंक या कैश, बाई बैंक, ठीक है। और ये कहाँ जाता है, ये बेसिकली जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर एक हाइफन देके भी लिख सकते हो, इस तरह से ऐसे हाइफन देके भी लिख सकते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये जाता है, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक, वहां पर हम लोग सारा एंट्री कैश का लिख देते हैं। 2,08,000, 2,08,000 का पेमेंट हमें मिला है, लेकिन यहाँ पर हमें बता दिया है कि उसमें से 2014 का मेरा एडवांस, 2014 का दिया हुआ है जो एडवांस हो रहा है, ये तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके लिखा कि ये फिर एडवांस है। तो 2014 का जो 10,400 एडवांस है वो कहाँ पर लिखे, एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है, क्योंकि 2000, हाँ तो इधर आएगा क्लोजिंग, लेकिन हाँ टू बैलेंस CD 10,400 ये लिख दिया। अच्छा, और यहाँ पर लास्ट में बताया है कि 4 मेंबर है जिन्होंने इस साल का 6,400 बाकी रखा है, तो वो किधर जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इधर है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इधर जाएगा, तो बाई बैलेंस CD यहाँ पर 6,400 हो रहा है, 4 इंटू 1,600 के हिसाब से। अब इसको टोटल करेंगे, बैलेंस इधर आएगा, बाकी सारा डेटा तो मेरा क्लोज हो चुका है। अच्छा, बैलेंस को क्या लिखे, 2, मैम हाँ मेरा बोलो। कॉल कट दिखा रहा था कि समवन रिमूव मीटिंग। अच्छा, ऐसा क्यों दिखा रहा है, मैम अभी इसमें ऑप्शन आया है, कोई भी किसी को निकाल सकता है। ओ अच्छा, हमारो 2 बार होलो। तय नहीं की, मैम मेरा कटा नहीं था, मैंने कहा ठीक है। अच्छा आज बहुत इसीलिए सबका देख रहे हैं, ये हो जा रहा है। अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर, अच्छा ये बैलेंस करो तो कितना आता है देखते हैं, फिर कौन सा था, 2,08,000, 4,000, 6,400, 2,18,400। अच्छा, माइनस 10,400 माइनस 16,000, तो ये हो जाएगा 1,92,000 बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम इलेबोरेशन देते हैं। देखो यहाँ पर जो 2,08,000 है ना, यहाँ पर जो 2,08,000 था, इसमें से 10,400 जो है वो प्रीवियस ईयर का है। तो एक्चुअली इसको अगर समझना है तो कैसे समझेंगे, देखो इस बार हम लोग को कितना रिसिप्ट हुआ है, सिंपल अगर हम लोग देखें तो हमें रिसिप्ट जो हुआ है वो 2,08,000 का रिसीव हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें से पहले ही मुझे पता है कि 10,400 ड्यूरिंग द ईयर का नहीं है, ये देखो 10,400 मेरा ड्यूरिंग द ईयर का नहीं है, तो 1,97,600 मेरा इस साल का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर का भी तो पेमेंट लिया होगा, तो ये जो मुझे पेमेंट मिला है ये सिर्फ और सिर्फ इस साल का तो है नहीं, क्योंकि एक तो मुझे साफ साफ बता रहा है 10,400 जो कि प्रीवियस ईयर का है, तो इस साल का 1,97,600 होगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का 16,000 बाकी है, तो वो भी हम लोगों ने रिसीव किया होगा। तो ये देखो 1,81,600 बच रहा है, ठीक है। ये ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें दिखा रहा है ड्यूरिंग द ईयर कितना होना चाहिए, 1,92,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए 1,92,000। तो पहले ही मैंने 4,000 रिसीव करके रखा है, तो वो 4,000 इस बार तो मुझे मिलेगा नहीं, और 6,400 जो है वो इस बार मुझे नहीं मिलेगा। तो पूरा यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो पहले 2,08,000 समझो, 2,08,000 में 10,400 प्रीवियस ईयर का था, वो मैंने हटा दिया, तो बचा कितना 1,97,600 जो कि ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए। लेकिन प्रीवियसली 16,000 भी तो रिसीव हुआ है, तो वो भी इसी में होगा, क्योंकि बोला तो नहीं है कि प्रीवियस ईयर का भी बाकी है। तो 16,000 यहां से हटाते हैं तो बचा कितना 1,81,600 मिलना चाहिए था, 1,81,600 मिलना चाहिए, लेकिन उसमें से देखो 4,000 जो है वो पहले ही मिल चुका है, तो अभी नहीं मिलेगा।
4000 जो है वो पहले ही मिल चुका है तो अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 1,81,200 मुझे कैश रिसीव होगा, लेकिन इसमें से भी 6,400 नहीं मिला है। ये देखो 6,400 इसमें से भी नहीं मिला है क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा कितना हो रहा है, देखो 1,74,800 हो रहा है, 1,74,800 हो रहा है कि जो मेरा इस बार का करेंट ईयर का रिसिप्ट आएगा, ठीक है। 1,74,800 90, एक मिनट, 17,200 आ गया। एक मिनट रुको, कुछ तो गलत हो गया, हम जो बताना चाह रहे थे वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुको। दस 10,400 ये करंट ईयर का है, मैंने 16,000 मुझे मिलना चाहिए था 2,08,000 में, तो 16,000 प्लस 10,400 माइनस, एक मिनट बताते, 2,08,000, 1,81,600, 1,81,600 होना चाहिए, फिर ये वाला करंट ईयर का होना चाहिए, और यहाँ से 6,400 नहीं मिला और 4,000, हाँ ठीक है। अब बताते हैं, देखो सोलह 16,000 प्रीवियस ईयर का मिलेगा और 10,400 ये मिला है। एक मिनट, ये टोटल करके फिर बता देते। 16,000 प्लस 10,400 26,400, ये दोनों ही हमारे इस ईयर को रिलेट नहीं कर रहा है। 2,08,000 एक बार माइनस करते हैं तो ये बचा 1,81,600, 1,81,600 और प्लस इसमें 6,400, 1,88,000 और यहाँ पर 4,000, 1,92,000। देखो यहाँ पर एक्चुअली कंसेप्ट क्या हुआ, 16,000 मेरा, मुझे बोला गया कि मुझे 2,08,000 मिला है, लेकिन इसको अगर हम लोग अलग अलग दिखाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया था ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और जो फ्यूचर ईयर, ठीक है। ये अभी इस क्वेश्चन के लिए उतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर का मुझे कितना मिला होगा, 16,000, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पूरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि लास्टली मेरे पास जो आउटस्टैंडिंग है वो सिर्फ 2013 का ही है। क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला है कि 2012 का भी मेरे पास आउटस्टैंडिंग है, मतलब प्रीवियस ईयर का 16,000 मुझे रिसीव हो गया, ठीक है। फ्यूचर ईयर का मुझे रिसीव हुआ है 10,400, तो इन दोनों का अगर टोटल करो तो होता है 26,400, जबकि मेरा रिसिप्ट है 2,08,000, यानी करेंट ईयर का मुझे कितना मिला है, 1,81,600, ठीक है। इसका मैंने बाइफर्केशन कर दिया 2,08,000 का। मैंने यहाँ पर क्या समझाया तुम लोगों को, 16,000 बाकी था प्रीवियसली, और ये फिर से बाकी नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन हमें बता रहा है, क्योंकि इसके बाद तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि 16,000 में भी कुछ बाकी है, मतलब प्रीवियस बाकी का भी बाकी है और करेंट ईयर का भी बाकी है। अभी क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे क्यों ऐसा मैंने दिखाया। तो 16,000 मुझे मिल गया होगा, ठीक है, और 10,400, ये देखो इसको यहाँ रिलेट करते हैं, 10,400 जो है वो मुझे प्रीवियस ईयर का मिला हुआ है, दैट इज माई एडवांस, ठीक है। तो बाकी मेरा बचा जितना, मैंने क्या किया, 16,000 और 10,400 को ऐड कर दिया, फिर उसको 2,08,000 से मैंने लेस कर दिया। 2,08,000 से लेस करने से मुझे क्या मिल गया कि मेरा करेंट ईयर का फिर कितना मिला, यहाँ पर तीनों बाइफर्केशन मैंने दिखा दिया कि मुझे करेंट ईयर का 1,81,600 मिला, लेकिन मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुझे बता रहा है कि मेरा करेंट ईयर में एक्रूअल बेसिस पे 1,92,000 मिलना चाहिए, तो मुझे 1,81,600 मिला हुआ है, और 6,400 मेरा आउटस्टैंडिंग है करेंट ईयर का। करेंट ईयर में 6,400 आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल मुझे कितना मिलना चाहिए, करेंट ईयर में 1,88,000 मिलना चाहिए। फिर भी देखो मिसमैच हो रहा है, दिखा रहा है 1,92,000। क्यों मिसमैच हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 4,000 लेके रखा है,
प्रीवियसली मैंने 4000 लेके रखा है जो कि इस ईयर को रिलेट करता है। ये जो एडवांस दिख रहा है ना, ये जो एडवांस दिख रहा है ये तो करंट ईयर का है, मतलब करंट ईयर में मिलने वाला है। मेरे कहने का मतलब ये 2012 में जो एडवांस दिया है वो एडवांस इसीलिए है क्योंकि वो 2013 का इनकम था। तो 1,81,600 में 4000 तो मुझे नहीं मिलेगा ना, इसीलिए कम दिख रहा है क्योंकि 4000 मैंने पहले से ही लेके रखा है। तो मेरा जो 1,88,000 हो रहा है उसमें 4000 मुझे पहले से ही मैंने लेके रखा है। तो मेरा टोटल अर्निंग इस साल का हो रहा है 1,92,000 जो मैंने एज ए इनकम एक्सपेंडिचर दिखा है, बिकॉज इनकम एक्सपेंडिचर मेरा पूरे करंट ईयर का दिखाता है। तो 1,92,000 में 4000 मेरा एडवांस है। एक्चुअली हुआ क्या, 1,92,000 में मेरा 4000 एडवांस है तो मुझे 1,88,000 ही मिलेगा, लेकिन उसमें से 6,400 मेरा आउटस्टैंडिंग है तो 1,81,600 मिलेगा। मैंने दोनों तरह से समझाने का कोशिश किया, इसको तुम लोग एक बार लॉजिकली फिर से खुद से सोचना, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें फिर से बताएंगे। देखो नेक्स्ट यहाँ पर इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 में देखो, द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ ओडिशा हैड रिसीव्ड इन 2012-13 2000 टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। 2012-13 में 2000 रुपया मिला है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन फॉर 11-12 अनपेड ऑन 1/4/2012 वेयर 200। अच्छा, तो इसको देखो, अब लैंग्वेज जैसे ही थोड़ा टफ हो जाएगा ना तो फिर हमें समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ओडिशा 2012-13 का बोल रहा है। सबसे पहला है कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा होगा वो 2012 से लेके 2013 का डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर रिसिप्ट लिख देते हैं, रिसिप्ट है 2000। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर 11-12 यानी प्रीवियसली जो है, सब्सक्रिप्शन फॉर 11-12 अनपेड ऑन 1/4/2012, ठीक है, 1/4/2012, ये तो 31 मार्च 2012 होगा, ठीक है। और ये कौन सा, ये 31 मार्च 2013 होगा। जैसे ही 12-13 बोल रहा है यानी अप्रैल टू मार्च वाला डेटा होगा। तो ये देखो सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर 1/4/2012, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितना है 200, आउटस्टैंडिंग हो गया 200 स्टार्टिंग में। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2012 50, 31 मार्च 2012 ये 50 रुपीज का एडवांस है। और एंड द सेम ऑन 31 मार्च 2013, सेम मीन्स एडवांस का बात बोल रहे हैं। 31 मार्च 2013 में एडवांस है 40, यहाँ पर एडवांस है 40, यानी एक ओपनिंग का एडवांस एक क्लोजिंग का एडवांस। सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13 अनपेड ऑन 31 मार्च 2013 90, तो यहाँ पर अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग 90, यहाँ पर पढ़ के समझ में आ रहा है। सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13, सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13 अनपेड फॉर 31 मार्च 2013। अब हमें क्या करना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, क्योंकि बोला इनकम एक्सपेंडिचर में कितना शो होना चाहिए, मतलब ड्यूरिंग द ईयर का इनकम क्या होना चाहिए वो पूछ रहा है। तो हम लोग अकाउंट बना लेंगे। ये देखो सब्सक्रिप्शन फॉर 2012-13। अच्छा, तो टू बैलेंस बीडी सबसे पहले, ये देखो आउटस्टैंडिंग 200 बाई बैलेंस बीडी, एडवांस लिया हुआ है 50। अच्छा, रिसिप्ट जो हुआ है बाई बैंक कितना 2000, ठीक है। और यहाँ पर एडवांस और आउटस्टैंडिंग, तो ये आउटस्टैंडिंग है तो इधर आउटस्टैंडिंग क्रॉस होके बैठता है, ठीक है। बाई बैलेंस सीडी यहाँ पर 90 रुपीज हो जाएगा और टू बैलेंस सीडी यहाँ पर 40 रुपीज हो जाएगा। बोला इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में ऐसे बैलेंस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2000 प्लस 90 प्लस 50, 2140 माइनस 240, तो ये हो गया 1900, ठीक है, 1900 ये हो जाएगा आंसर 2140। और यहाँ पर भी उसी तरह से सेम कंसेप्ट लिया 2000, देखो यहाँ पर भी 2000 जो लिया हुआ है इसमें 200 ऑलरेडी क्लियर्ड होगा, यानी 2000 में से 200 तो प्रीवियस ईयर का ही हम लोगों ने लिया होगा, तो 1800 करंट ईयर को रिलेट करेगा। लेकिन 1800 में से ये देखो 50 ऑलरेडी हम लोगों ने ले रखा है पहले से, जो 50 जो 50 हम लोगों ने एडवांस जो लिया है वो करंट ईयर रिलेटेड होगा, और 40 जो है इस साल का एडवांस है, 40 जो है वो इस साल का एडवांस है, तो 40 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये 2000 का क्या क्या बाइफर्केशन होगा, ये देखो 2000 का करंट ईयर का और
प्रीवियस ईयर का और फ्यूचर ईयर का। देखो फ्यूचर ईयर का तो 40 ये दिख रहा है, करंट ईयर का कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का 200, तो यहाँ पर माइनस कर दो 2000 से 240 माइनस कर दो तो बचा 1760 जो कि करंट ईयर के हम लोगों ने रिसीव किए हैं। और करंट ईयर का और कितना मिलेगा 90, मतलब मुझे अगर इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है तो पूरा एक्रूअल बेसिस में दिखाना है, तो 1760 मैंने रिसीव कर लिया है, ऑलरेडी रिसीव्ड, एंड 90 अभी भी बाकी है, तो मेरा टोटल ये दोनों का ऐड करोगे तो 1850 होगा, जिसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने 50 ले रखा है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर माइनस करके देख सकते हैं, तो 1900 आएगा। वैसे बैलेंस करोगे तो भी 1900 आ जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस करके भी कर सकते हो, इसमें तो इजीली हो ही जाएगा, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं भी करोगे तो चलेगा इसका बाइफर्केशन। अच्छा नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 में क्या बोला है देखो, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अपीयर्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ साउथ इंडियन क्लब इज 3000। अच्छा यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिख रहा है वही बता दिया है, तो ये क्वेश्चन देखो अलग है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ड्रॉ तो करेंगे, लेकिन अगर पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं, ये देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में कितना है वही पहले हमें क्लियर कर दिया। इनकम एक्सपेंडिचर में 3000 है, तो मैंने पहले ये लिख लिया। अच्छा उसके बाद ये कौन से ईयर का है अभी तक तो नहीं पता चला। एडजस्टमेंट वेर मेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 अनपेड एट 1 Jan 2013, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर 400, 200 of which was received in 2013। अब देखो ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो फिर हमें वो जो मैंने बाइफर्केशन बताया वो हमारे काम में आएगा। देखो अब यहाँ पर लिखते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 अनपेड ऑन 1/1/2013, 1/1/2013 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 400। अब इसमें से 200, 200 ऑफ विच वाज रिसीव्ड इन 2013। अब ये जो ईयर है ये पूरा 2013 ही है, 31 दिसंबर 2013। अब ये जो अनपेड था इसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 200 रिसीव्ड हुआ है, तो यहाँ पर रिसीव्ड लिखते हैं, रिसीव्ड 2013 का, रिसीव्ड इन 2013 फॉर 2012 का 200, मतलब इसमें से सिर्फ और सिर्फ 200 रिसीव्ड हुआ है। यानी जब हम लोग बाई बैंक लिखेंगे तो यहाँ पर 2012 लिखेंगे, 2012 का रिसीव हुआ, 2013 का, तो 2012 का 200 रिसीव हुआ। मेरे कहने का मतलब है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 200 मिला है, ये क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। तो फिर बाइफर्केशन करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। उसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 1/1/13 तो यहाँ पर एडवांस बता रहा है 100, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई बैलेंस बीडी ₹100, ठीक है। अच्छा उसके बाद सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस एट 31 दिसंबर 2013 80, ठीक है। यहाँ पर एडवांस बता रहा है 80, ठीक है, यहाँ पर एडवांस बता रहा है 80, तो पेड इन एडवांस, एडवांस मतलब 2014 का होगा, क्योंकि 2013 में कोई एडवांस मिल रहा है मतलब वो उसके बाद वाला ईयर का मिल रहा है, तो 2014 का हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस CD 80 बोल के। ये डेटा देखो, ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब समझ में आएगा क्यों मैंने ये सिखाया तुम लोग को। अब देखो ये 80 यहाँ पर आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन फॉर 2013 अनपेड एट 31 दिसंबर 2013 140, तो 2013 के एंड में आउटस्टैंडिंग 140, ठीक है, आउटस्टैंडिंग 140 हो रहा है। अब यहाँ पर कितना लिखें, बाई बैलेंस CD, ठीक है, आउटस्टैंडिंग 140 बोल रहा है। ये कौन से ईयर का बोल रहा है, देखो सब्सक्रिप्शन फॉर 2013 अनपेड एट 31 दिसंबर 2013 बोल रहा है, देखो 140, तो यहाँ पर 140 लिख रहे हैं। अब अगर हम लोग इसे क्लोज करते हैं
तो देखो कैसे क्लोज करना पड़ेगा। पहला बात है, यहाँ पर अगर मुझे 400 में से सिर्फ 200 ही मिला है तो मुझे ये चीज बताओ क्या इसके बाद कुछ बाकी रहा है? ये 2004, ये जो 140 है तो ये तो 2013 का बाकी है, क्या 2012 का भी कुछ बाकी रह गया? क्योंकि ये तो 2012 का था ना। ये देखो ये पूरा डेटा 2012 का है, ये 12, 13, 14, ये डेटा देखो 2014 का है, ये डेटा 2013 का है। मुझे बताओ क्या यहाँ पर आउटस्टैंडिंग और भी कुछ आएगा? ये बताओ क्या आउटस्टैंडिंग और भी कुछ आएगा? देखो पूरा तो मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया तुम लोग को। 400 में से सिर्फ 200 मिला है तो क्या और भी कुछ बाकी रह रहा है प्रीवियस ईयर का? 200 और भी बाकी है, तो 2012 का भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा 200। ठीक है, तो ये चीज समझना इसीलिए जरूरी है, तभी सही आंसर आएगा। अगर सिर्फ 140 लिख के छोड़ोगे तो भी बैलेंस आ जाएगा। देखते हैं 140 लिखने से भी बैलेंस आएगा, लेकिन गलत आंसर आएगा। पहले एक बार इसका चेक कर लेते। ये हो गया 3480, तो यहाँ पर माइनस ये हो गया -100 और -140 और -200, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टोटल 3040 आ रहा है। ये टोटल 3040 आ रहा है और यहाँ पर 3480 आ रहा है। ठीक है, अब कैसे समझेंगे कि ठीक हुआ कि नहीं? देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3040 है, ये दोनों को ऐड करो, -280 कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2760। अब हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि मेरा ये 2760 सही है कि नहीं। मतलब मैंने यहाँ पर जो 200 सोचा कि हाँ यहाँ 200 भी होना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। कैसे समझेंगे? देखो मेरा एक्रूअल बेसिस पे इनकम है 3000, मेरा एक्रूअल बेसिस पे इनकम है 3000, लेकिन ये 3000 मेरा मिलेगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी 100 लेके रखा है तो मुझे 100 नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये गिवन था ना, मुझे 100 नहीं मिलना चाहिए, तो मुझे 2900 मिलना चाहिए। करंट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं 2013 का, लेकिन उसमें से मेरा 140 बोल रहा है कि बाकी है, 140 बाकी है, यानी ये भी मुझे नहीं मिला, तो 2900 से 140 लेस कर दो, तो देखो आंसर आएगा 2760। तो क्रॉस चेक करके हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ मेरा 2760 ही है, यानी यहाँ पर अगर तुम लोग 2012 का 200 नहीं दोगे तो भी तुम लोग का बैलेंस आएगा, कुछ और बैलेंस आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन कैसे चेक करोगे कि वो सही है कि गलत? जैसे हम बताते हैं, अगर तुम लोग यहाँ पर 200 नहीं लिखते हो, मिस कर जाते हो, तो क्या आंसर आएगा? 3480 यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ से तुम लोग 100 और 140 सिर्फ माइनस करोगे, तो -100 और 140, तो तुम लोग का आंसर यहाँ पर इसके जगह एक बार हम इसको बॉक्स कर देते, फिर हटा देंगे, 3240 आएगा। ठीक है, तो तुम लोग को पता कैसे चलेगा ये गलत है? जैसे 3240 आएगा, इधर बैलेंस करो, -200 और -80, तो यहाँ पर बैलेंस आएगा, ये देखो यहाँ पर बैलेंस आएगा तुम लोग का इसके जगह 2960। अब तुम लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे? इनकम एक्सपेंडिचर मेरा गिवन है, मतलब मुझे ड्यूरिंग द ईयर का इनकम गिवन है, और मैंने एडवांस लेके रखा था 100 रुपया, तो मुझे इस साल रिसिप्ट होगा, कैश रिसिप्ट होगा 2900, लेकिन क्वेश्चन मुझे बता रहा है 140 नहीं मिलेगा, तो मुझे 2760 मिलना चाहिए, लेकिन मेरा आंसर गलत लिखने के वजह से 2960 आ रहा है। तो फिर मैंने गलत किया है कहीं पर भी। जैसे यहाँ देखो लैंग्वेज में ना साफ साफ पता नहीं चल रहा है, 2013 का 140 बोल रहा है अनपेड, लेकिन कैसे हम लोग क्लियर करेंगे कि 200 इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं? पहला बात तो देखो 140 से ही पता चल जाता है, क्योंकि 200 बाकी है, 200 अगर इसमें इंक्लूडेड होगा तो इसका अमाउंट ऑब्वियसली 140 से ज्यादा होना चाहिए था। अगर इसमें 200 इंक्लूडेड होता, क्योंकि क्लियर तो नहीं बताया है कि इसमें 200 इंक्लूडेड है कि नहीं, ये तो छोटा अमाउंट है, तो तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ 200 इंक्लूडेड नहीं है। अगर होगा तो 140 से तो ज्यादा ही दिखेगा। बाई चांस अगर ये 140 की जगह 500 होता तो क्लियरली कहाँ बोला है कि 200 उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं, तो उस केस में तुम लोग इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हो कि आंसर सही हुआ कि गलत हुआ। ठीक है, तो ये सब हटा देते हैं। ऐसे करके कर पाओगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, from the following information prepare the subscription account for the year ending 31st of March 2013। फिर से 31st of March 2013 का ही बोला है, तो 1/4/2013
2013 और 31 मार्च 2013। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2012। अच्छा 31 मार्च 2000, अच्छा सॉरी ये तो 12 होना चाहिए ना, 1/4/2012 से लेके 31 मार्च 2013। अच्छा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बोला है, आउटस्टैंडिंग 1500। देखो 1 अप्रैल यानी 31 मार्च, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस सेम टाइम पे 1000, एडवांस सेम टाइम पे 1000। अच्छा उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर 12-13 40,000। तो यहाँ पर रिसिप्ट हुआ है। अब रिसिप्ट का मतलब यही होता है कि प्रीवियस करंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब विच इंक्लूड 500 फॉर द ईयर 11-12। अब 11-12 जो है मतलब 11-12 का जो बाकी है इसमें से इसमें 500 रिसीव हुआ है, ठीक है, 500 मिला है, 500 फॉर 11-12 का रिसीव हुआ है। लगभग क्वेश्चन इसी तरह का है, देख सकते हो। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि for 500 for the year 11-12 rupees 1500 for the year 13-14। तो 13-14 का मतलब नेक्स्ट ईयर का 13-14 का 1500 यानी एडवांस हो जाएगा जो इसमें इंक्लूडेड है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देखो कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट बताया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1000। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग 1000 क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का ही होगा। अब इसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे देखो, सब्सक्रिप्शन ये हो जाएगा 12-13 था ना, कौन सा करंट ईयर क्या है 12-13। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना लिखे 1500 और बाई बैलेंस 1000। 1500 और बाई बैलेंस बीडी 1000 बाई बैंक। तो बैंक में क्या क्या आ जाएगा 11-12 का आएगा, 12-13 जो कि करंट ईयर है, 13-14 जो कि मेरा एडवांस हो जाएगा। तो 13-14 का ये देखो 1500, 11-12 का 500, 1500 और 500 यहाँ लिख देते हैं। 1500 ये 14 वाला जो है 1500, यही 14 वाला यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। ये देखो ये 1400 यहाँ पर आ जाएगा, 1500 ये वाला। अच्छा और 11-12 का कितना मिल रहा है, 11-12 का मिला है 500 था शायद, 11-12 का 500 यहाँ पर लिख देते 500। लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास जो बेनिफिट है दैट इज 40,000 मुझे टोटल में दे रखा है। तो फिर 12-13 का कितना रिसीव किया होगा, माइनस करने से पता चल जाएगा। 40,000 से 2000 माइनस कर दो, 38,000 जो है वो करंट ईयर में हम लोगों ने लिया होगा। यहाँ पर बता दिया था ना तो हम लोगों ने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग जो है वो तो 2013 का बता रखा है, बाई बैलेंस सीडी लिख देते हैं। बाई बैलेंस सीडी कितना है 1000, वो है 12-13 का 1000। तो बताओ क्या यहाँ पर और कोई आउटस्टैंडिंग आएगा? तुम लोग कैसे सही मुझे आइडेंटिफाई करके बताओगे कि आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। यहाँ पर तो टू इनकम एक्सपेंडिचर लिखेंगे, क्या यहाँ पर और कोई डेटा आएगा? 1000 और भी आएगा ये बोल रहे हो? यस मैम। अच्छा अगर और भी 1000 आएगा तो यहाँ पर देखो अगर 1000 और भी आता है, चलो देखते हैं। जैसे विश्वजीत ने कहा और भी 1000 आएगा, इसीलिए विश्वजीत कह रहा है क्योंकि यहाँ पर 1500 से सिर्फ 500 मिला है तो इसीलिए वो कह रहा है कि और भी 1000 आएगा। तो एक बार टोटल करते हैं तो 1000, 1000, 2000 और 1000 3000, ये हो गया 43,000 और यहाँ पर 43,000 से 3000 माइनस हो जाएगा तो 40,000 होगा। जबकि आंसर हमारा ये नहीं है, मतलब आंसर गलत आया। लेकिन हम लोग खुद से कैसे चेक कर सकते हैं, खुद से कैसे चेक करेंगे? देखो सिंपल सा बात है कि अगर मेरे यहाँ पर देखो 1500 यहाँ पर मिला है, रुको एक मिनट यहाँ पर देख लेते, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1000, यहाँ पर आंसर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 1500, ठीक है। यहाँ पर मिला है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 1000 लिख लिया मैंने। अमाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 40,000। अच्छा ऑफ विच 500 फॉर द ईयर 11-12, ये 11-12 का है, ये 11-12, ये भी 11
12, ठीक है। ये है 13 14 का, ये 12 13 का है, और ये वाला 1000 जो है वो 11 12 का आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, इंक्लूड्स 500 फॉर द ईयर 11 12, 1500 फॉर द ईयर 13 14, 1500 फॉर द ईयर 13 14। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओवरऑल बोल रहे हैं 1000, और आंसर इन लोगों ने दिया 39 500। चलो चेक करते हैं, यहाँ पर 40,000 आया। अब देखते हैं ये सही आया कि नहीं। अच्छा, अगर 40,000 हो रहा है, देखो अगर 40,000 आ रहा है हमारा आंसर, ये तो आंसर आया, लेकिन ये तो हम लोगों ने खुद से निकाला है, इस पे हम लोग चेक करके देखेंगे। मुझे 38,000 मिला है, ठीक है, जो कि मुझे करंट ईयर इस बार मिला है, लेकिन ये मेरा कैश बेसिस है, मुझे तो एक्रूअल बेसिस पे ये मिलना चाहिए। तो अगर मुझे 38,000 मिला है और प्रीवियसली मुझे 1000 मिल चुका था इस साल का ही, तो वो मुझे नहीं मिला है, तो वो ऐड करेंगे। तो एक्चुअली मेरा इनकम 39,000 होना चाहिए, लेकिन उसमें से मेरा कितना इनकम नहीं हुआ इस बार का, 1000 नहीं होगा, 12 13 का 1000 नहीं होगा, तो 38,000 आ रहा है, और 1500 38,000 आ रहा है, और ये कैसे किया, 39,500 आंसर है। इसका आंसर है 39,500। एक बार 40,000 ही लिखते हैं, कुछ तो गड़बड़ किया इन लोगों ने, ये 39,500 तो हो नहीं सकता। 11 12 का बोल रहे 500, तो फिर गलत दिया हुआ है, तो फिर 1000 रिसिप्ट होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, एक मिनट लैंग्वेज देख ले, तो विच इंक्लूड्स 500 फॉर द ईयर 11 12, ये 500 इंक्लूडेड है फॉर द ईयर 11 12। अच्छा, इन लोग के आंसर के हिसाब से जाने से विच इंक्लूड 1000 फॉर द ईयर 11 12 होना चाहिए। नहीं, ठीक है ठीक है, बुक जिन लोग के पास है देखना, वो आंसर जो है वो वहां पर गलत है, इसीलिए गलत है। देखो आंसर दिया हुआ है कितना, ये 39,500 दिया हुआ है, ये तभी पॉसिबल होगा, 39,500 पॉसिबल, बट अगर 11 12 का रिसिप्ट 500 की जगह अगर 1000 होगा देन पॉसिबल होगा। अगर ये 1000 होगा तो यहाँ पर 500 हो जाएगा, ठीक है, अगर ये 1000 हो जाएगा तो यहाँ पर 500 होगा, तब जाके पॉसिबल होगा। ये 1000 होने से, एक मिनट देखते हैं, फिर ये 40,000 रिकवर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 1000 प्लस 1500, तो ये माइनस 40,000, तो ये फिर 37,500 आएगा। तब जाके ठीक रहेगा। ठीक है, देखो गलत दिया हुआ है, 39,500 नहीं होगा, 39,500 तभी पॉसिबल होगा अगर हम लोगों का यहाँ पर रिसिप्ट 500 के जगह 1000 हो। हम दिखा देते हैं क्या गलती है क्वेश्चन में, एक बार फिर से इसको ये जो है मेरा क्वेश्चन जो था मैंने उस हिसाब से सॉल्व किया, और अगर आंसर के साथ हम लोग जाए, क्योंकि आंसर कुछ और दिया हुआ है, तो वो कब पॉसिबल होगा, ये देखो, टू बैलेंस BD ये 1500 होगा, ठीक है, बाई बैलेंस BD इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये 1000 रहेगा, बाई बैंक ये जो है 40,000, इसका बाइफर्केशन किस तरह से हो जाएगा, देखो यहाँ पर 11 12 का फिर होना चाहिए 1000, ठीक है, अगर 1000 रिसीव होगा तभी ये पॉसिबल है। 13 14 का हो जाएगा 1500, 13 14 का 1500, ये सब सही है। अब यहाँ पर फिर 12 13 का कितना आएगा वो देखना पड़ेगा, और टू बैलेंस CD 1500, और बाई बैलेंस CD ये हो जाएगा हमारा 12 13 का 1000 और 11 12 का 500, ठीक है, और ये 3000 माइनस कर दो, 40,000 से 3000 माइनस कर दो, तो 3000 नहीं 2500, 37,500, ठीक है। अब ये पूरा टोटल करो, 40,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 500, तो ये हो गया 41,600 माइनस 3,000, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो कुछ और आ जा रहा है इन लोग के हिसाब से, इन लोगों ने कैसे किया ये वाला, एक मिनट देखते हैं, 40,000 प्लस 2,500 42,500 नहीं होगा, हाँ ये गलत दिया हुआ है, 39,500 आ रहा है।
आ रहा है? अच्छा, मैंने गलत माइनस किया होगा। अच्छा, 39,500 आ रहा है। ये तभी आएगा अगर हम लोगों का ये चेंजेस होगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से ये सोल्यूशन है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग आंसर के साथ जाए तो उसके हिसाब से फिर हमें ये जो अमाउंट है ये थोड़ा अलग करना पड़ेगा। ये 500 नहीं, ये अगर 1000 होगा तो हमारा आंसर टैली कर जाएगा। और यहाँ पर देखो फिर से जो हम बताना चाहते थे फिर नेक्स्ट पॉइंट में चलेगा, बिकॉज आंसर टैली नहीं हो रहा था। ये हम जो बताना चाह रहे थे कैसे समझेंगे ये ठीक हुआ है। देखो मुझे 38,000 ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है। ठीक है, मेरा 40,000 यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर आ रहा है। क्या ये सही आ रहा है कि नहीं? तो मुझे 38,000 रिसीव हुआ है प्रीवियसली। ठीक है, और 1,000 और भी मिलना चाहिए, 1,000 और भी मिलना चाहिए करंट ईयर का 39,000। ठीक है, और 1,000। देखो सिंपल है, मुझे ये चेक करना है कि मेरा ये जो आंसर है वो ये करेक्ट है कि नहीं। तो ये 40,000 तो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 38,000 मेरे करंट ईयर का दिखाया। तो मुझे करंट ईयर का 38,000 मिला है, और भी मिलेगा जो नहीं मिला है, दैट इज 1,000, ये वाला और भी मिलेगा। तो 39,000 और 1,000 इसीलिए कम दिख रहा है क्योंकि 1,000 ऑलरेडी मैंने ले रखा है। तो ये देखो 40,000, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 40,000 जो आया वो बिल्कुल सही है। और ये नीचे वाला देखो उसको भी समझा देते कैसे हो रहा है। इसके हिसाब से यहाँ पर मेरा 37,500 आ रहा है। अगर हम लोग इसको थोड़ा चेंज करते हैं तो 37,500 में मुझे और भी 1,000 मिलेगा। ठीक है, तो 38,500 मेरा रिसीव्ड अमाउंट होगा। दिस इज आउटस्टैंडिंग एंड दिस इज रिसीव्ड, और पहले से ही मैंने 1,000 ले रखा था तो उतना मुझे कम मिलेगा। तो टोटल मेरा इनकम तो 39,500 होना चाहिए करेंट ईयर का, लेकिन रिसीव्ड अभी सिर्फ 37,500 हुआ। ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 1,000 मेरा आउटस्टैंडिंग है और 1,000 मेरा एडवांस है, तो दोनों एडजस्ट होने के बाद रिसिप्ट मेरा यहाँ पर 37,500 ही होगा। उस हिसाब से मेरा इनकम एक्सपेंडिचर 39,500 होगा। तो तुम लोग इस तरह से चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन का उसको तुम लोग इस तरह से चेक कर सकते हो गिवन अमाउंट से। ठीक है, दिस इज द गिवन अमाउंट, इसके बेसिस पे देखोगे ये सही आया कि नहीं। और यहाँ पर मैंने चेंज इसीलिए किया बिकॉज क्वेश्चन में आंसर टैली नहीं हो रहा था। ये तभी टैली होगा अगर इसे हम लोग 1,000 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने तुम लोग को चेक करवाया था, देखो ये गिवन अमाउंट था तो इसके हिसाब से हमें चेक करना ये आ रहा है कि नहीं, जिसको मैंने रब कर दिया ये दिखाया था। तो गिवन अमाउंट से चेक करोगे जब कंफ्यूजन होगा, चाहे वो इनकम एक्सपेंडिचर गिवन हो चाहे वो हमारा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट गिवन हो, उस हिसाब से हम लोग चेक कर सकते हैं कि सही हुआ है कि गलत हुआ है। ये इलास्ट्रेशन 4 हो गया। अच्छा, ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। देखो इलास्ट्रेशन 5 है, इलास्ट्रेशन 6, अब यहाँ से कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो तुम लोग देखो एक दो क्वेश्चन अगर बड़ा क्वेश्चन कर पाते हो तो करना, नहीं तो इलास्ट्रेशन 5 एंड 6। अच्छा, यहाँ से 6 गायब है, 6 आई थिंक नीचे है, देख लेते हैं एक मिनट 6 है कि नहीं। अच्छा, इस पीडीएफ में 6 हट गया है शायद। ओके, हम 6 वाला पीडीएफ भी भेज देंगे। तो तुम लोग एक ही ट्राई करना, मुझे नहीं लगता अभी 6 होगा। इलास्ट्रेशन 5 तुम लोग देख सकते हो जो कि सब्सक्रिप्शन रिलेटेड है। और सबसे पहले आज जो भी हम लोगों ने किया उसको एक बार लॉजिक की तरह समझना है जैसे मैंने समझाया, नहीं तो बड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। छोटा छोटा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आने से एमसीक्यू आएगा, लेकिन जो फुल क्वेश्चन रहेगा सॉल्यूशन उसमें तुम लोग को ये चाहिए। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं।